आज हम पढ़ेंगे नॉन फाइनाइट सेक्टर के बारे में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि नॉन फाइनाइट क्या होते हैं? तो आज हम नॉन फाइनाइट के बारे में पढ़ेंगे। नॉन फाइनाइट क्या होते हैं? जैसे नॉन फाइनाइट में 3 प्रकार होते हैं। जैसे कि इन्फिनिटिव, सेकंड नंबर अपना जेरेंट और थर्ड नंबर अपना पार्टिसिपल। अब जैसे मान के चलिए नॉन फाइनाइट को अपन मान के चलिए कि नॉन फाइनाइट एक परिवार का, जैसे अपन जानते हैं नॉर्मली मुखिया हो गए, ठीक है। अब भाई इसके 3 सदस्य हो गए, या अपन मान लेते 3 पुत्र हो गए। पहला हो गया इन्फिनिटिव, दूसरा हो गया अपना जेरेंट और तीसरा हो गया अपना पार्टिसिपल। अपन बारी बारी सीक्वेंस से अपन तीनों को डिफाइन करेंगे और तीनों के बारे में जानेंगे कि तीनों में क्या होता है। आप ये नोट कर सकते हैं चाहे तो, ठीक है। अपन यहाँ से पहले पढ़ेंगे इन्फिनिटिव के बारे में कि इन्फिनिटिव क्या होता है। इन्फिनिटिव सामान्यतः मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे हम इन्फिनिटिव का यूज करते हैं, तो इन्फिनिटिव में हम जैसे वर्ब है, जैसे अपन वर्ब में क्या आते हैं, जैसे अपन रोज अपन दैनिक दिनचर्या में ऐसे अपन यूज करते हैं। जैसे अपन मान के चलिए देखना, बैठना, उठना, चलना, पढ़ना, लिखना, ये सभी क्या है, हमारी दैनिक दिनचर्या से जुड़ी हुई चीजें हैं। और इन्हीं को हम सामान्यतः क्या बोलते हैं, इन्हीं को हम वर्ब बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें एक चीज का मुख्य अपन कारण जानेंगे, वो क्या है। जैसे वर्ब, अब जैसे मैंने बोला आपको सिंग, सिंग माना ऑब्वियसली आप जानते होंगे सिंग माना क्या होता है, सिंग माना गाना होता है, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला सिंग, अब सिंग भी क्या है अपना गाना, मैंने आपको बोला, तो ये भी क्या है हमारी क्रिया जो कि हमारे द्वारा ही की जाती है, ठीक है। दैनिक दिनचर्या में जैसे हम संगीत गाते हैं, भजन गाते हैं, ठीक है, उसी के बारे में। अब मैंने आपसे बोला इसके आगे आप लगा दीजिए टू, ठीक है। अब मैंने लगा दिया टू। अब आप पूछेंगे सर, जैसे सभी के मन में डाउट आएगा कि सर आपने टू क्यों लगाया, तो मैं आपको बताना चाहूंगा टू एज अ प्रीपोजिशन का भी काम करता है, लेकिन यहाँ पर हम इसका पर्पस ये इन्फिनिटिव से जुड़ा होगा, हमारा किससे जुड़ा होगा, इन्फिनिटिव से। तो इसको हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, जैसे ये टू, तो ये टू हमारा क्या होगा, प्रीपोजिशन, इसको हम प्रीपोजिशन भी कह सकते हैं, पर यहाँ पर एज अ इन्फिनिटिव यूज करना है। प्रीपोजिशन की भी अलग मेथड है, प्रीपोजिशन को जब हम पढ़ेंगे डिटेल में तो मैं आपको प्रीपोजिशन की बारे बताऊंगा, लेकिन अभी हम चूंकि इन्फिनिटिव में पढ़ रहे हैं तो मैं अपन इन्फिनिटिव का इसका यूज देखेंगे। और ये क्या हो गई मेरी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये हो गई मेरी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि 2 प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जहां भी आपको दिखे तो आप समझ लेना कि वहां पर किसका यूज हो रहा है, हम इन्फिनिटिव का यूज समझ जाएंगे। तो अगर इसमें कोई आपको दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर हमें यहाँ पर डाउट है। आगे देखिए, तो साधारणतः हम इन्फिनिटिव से क्या सीखे, साधारणतः वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, साधारणतः वर्ब की मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ टू लगे हुए शब्द को हम इन्फिनिटिव कहते हैं। ऐसे शब्दों में हिंदी के अर्थ में ना आता है, अंत में क्या आता है, ना, ठीक है। जैसे मैंने बोला देखना, चलना, फिरना, उठना। आप देखिए, जैसे मैंने बोला देखना, आप जनरली कोई सा ही वर्ड यूज कर लीजिए, यहाँ पर आप पकड़ेंगे ना, ठीक है। जैसे मैंने बोला उठना, आप यहाँ पर पकड़ेंगे ना, ठीक है। जैसे मैंने बोला चलना, आप यहाँ पर पकड़ेंगे ना। तो इन सभी में आप और भी कोई वर्ड ले सकते हैं, जैसे खाना, खाना, खाना। अब वहां खाना को किस लिए, वहां अपन भोजन के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, और खाना वो किसके द्वारा हो रहा है, वो डूइंग, क्रिया अपने द्वारा हो रही है, और खाना क्या होता है, फूड, ठीक है। और जो अपन खाएंगे वो क्या होगा, ईट। तो आप समझना यहाँ पर ना का यूज इसलिए हो रहा है। आगे हम चलेंगे, जैसे अब मैं यूज ऑफ सिंपल इन्फिनिटिव का आपको यूज बताऊंगा कि यूज ऑफ सिंपल इन्फिनिटिव का यूज हम कैसे कर सकते हैं। आप चाहते हैं उनको नोट डाउन कर सकते हैं, फिर मैं इसको रफ कर दूंगा। तो अब हम यूज ऑफ सिंपल इन्फिनिटिव पढ़ेंगे, जैसे एज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को आप सभी जानते होंगे, डूअर होता है कर्ता के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे एज ऑब्जेक्ट। अच्छा, सब्जेक्ट आप सभी जानते हैं, वैसे मुझे बताने की जरूरत नहीं है, पर मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। दूसरे सब्जेक्ट डूअर, जो करता है, जिसके द्वारा कार्य किया जाता है, ठीक है, वो होता है हमारा सब्जेक्ट।
अब एज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जानते हैं क्या होता है? जैसे सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट बड़ा भाई मान सकते हैं, ऑब्जेक्ट छोटा भाई मान सकते हैं, सबसे पीछे लगता है, और सब्जेक्ट क्या लगता है? सबसे आगे लगता है। ठीक है, एज सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। ठीक है, जैसे मैंने क्या लिखा मैं बताना चाहूंगा। इसको हम लिख सकते हैं एज सब्जेक्ट कर्ता के रूप में, एज ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब क्रिया के वर्ब के रूप में। ठीक है, क्रिया के वर्ब के रूप में। आगे देखिए तीसरा हम देखेंगे, अच्छा आपने प्रीपोजिशन नाम का वर्ड सुना होगा, तो प्रीपोजिशन क्या होता है? सुना होगा, जैसे टू है, ऑफ है, ऑन है। ठीक है, ये सभी हमारी क्या रहती है? प्रीपोजिशन रहती है। जब अपन प्रीपोजिशन पे आएंगे तो अपन प्रीपोजिशन के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा कि प्रीपोजिशन क्या होती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में। जैसे हमने लिखा प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में। और एक और हमारा बचता है, वो हमारा बचता है एज अ कॉम्प्लीमेंट के रूप। अब हम फोर्थ देखिए, फोर्थ होगा हमारा एज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब। अब मैं आपको बताना चाहूंगा थोड़ा सा, देखिए मैंने आपको सबसे पहले मैं थोड़ा सा रिवाइज कराना चाहूंगा कि मैंने आपको क्या पढ़ा है। हम सबसे पहले नॉन फाइनाइट पे है। मैंने नॉन फाइनाइट का मैंने जैसे बताया परिवार का मुखिया होता है, उसके जैसे 3 बेटे हैं। कौन कौन है? इन्फिनेटिव है, जेरेंड है और पार्टिसिपल है। अब हम इन्फिनेटिव पे आए, सबसे पहले इन्फिनेटिव को देखेंगे तो इन्फिनेटिव सबसे बड़ा। तो मैंने आपको इन्फिनेटिव में बताया कि इन्फिनेटिव का क्या उदाहरण देख से, जो भी अपन वर्ब होती है, मुख्य अपनी क्रिया होती है, जैसे देखना, फिरना, चलना, उठना, बैठना, घूमना, जहाँ पे भी हम ना शब्द का यूज लास्ट में आए हम वहाँ पर क्या समझेंगे कि ये वर्ब है। उसके आगे हमें टू लगाना है। टू मैंने आपको जैसे बताया प्रीपोजिशन का भी काम करता है, इन्फिनेटिव का। चूंकि हमें इन्फिनेटिव के बारे में पढ़ना है तो अभी हम इन्फिनेटिव के बारे में बात करेंगे। तो टू प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जहां भी हमें दिखे हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर एज अ इन्फिनेटिव इसका यूज हुआ है। अब मैंने जैसे इन्फिनेटिव के आपको 4 केस बताए। कैसा? एज अ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट माने क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया डूअर। ठीक है, डूअर माने कौन होता है? जिसके द्वारा कार्य किया जाता है, जो कार्य करता है, जिसके द्वारा कार्य किया जाता है या जो कार्य करता है, वो जैसे होगा हमारा सब्जेक्ट। माने कौन? मुख्य करता। जैसे मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ, जैसे मैं पानी पीता हूँ, जनरल टेंस है, मैंने आपको टेंस बोला, जैसे मैं पानी पीता हूँ। अब इसमें कार्य किसके द्वारा हो रहा है? मैं थोड़ा सा आपको लेके चलूंगा क्योंकि मैं थोड़ा समझाना चाहता हूँ आपको कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ किस चीज के लिए पढ़ा रहा हूँ वो आपको समझ में आना चाहिए। तो मैंने बोला मैं पानी पीता हूँ, तो अब यहाँ पर क्रिया किसके द्वारा हो रही है? पानी पीता हूँ। कौन पीता है? मैं पीता हूँ, मेरे द्वारा पिया जा रहा है। कार्य किसके द्वारा हो रहा है? मेरे द्वारा हो रहा है। तो डूअर कौन हो जाएगा? मैं हो जाऊंगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो जाता है? कर्ता। कर्ता कार्य, कार्य किसके द्वारा हो रहा है? जिसके द्वारा हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, एज ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, अब क्रिया के वर्ब के रूप में। अब वर्ब देखो, वर्ब होती है मैं आपको बताऊं, एक हेल्पिंग वर्ब होती है, एक मेन वर्ब होती है। जब हम वर्ब पढ़ेंगे बेसिक वर्ब मैं आपको बताऊंगा तब उसके बारे में मैं आपको डिफाइन करूंगा। तो अभी हम सिर्फ देख लेते हैं एज ऑब्जेक्ट। अब जैसे मैंने बताया सब्जेक्ट को हम शुरू में यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट को हम लास्ट में यूज कर सकते हैं। एज ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब तो क्रिया के वर्ब के रूप में। आगे चलते हैं, एज ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में हम प्रीपोजिशन लगाएंगे। जैसे मैंने बताया टू होता है, ऑफ होता है, ऑन होता है, अप होता है, डाउन होता है, ये हमारे सारे क्या रहते हैं? बिसाइड होता है। और ये हमारे सारे प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में इसका यूज होगा। आगे देखिए, एज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब। कॉम्प्लीमेंट, अच्छा मैं आपको थोड़ा सा इसका एग्जांपल देना चाहूंगा। जैसे हम एग्जाम देने जाते हैं तो हमें एग्जामिनर जो हमारे टीचर होते हैं, जैसे हम कॉपी देते हैं, मैथ्स का एग्जाम है, मैथ्स में सबसे ज्यादा कॉपियां भरती हैं। जैसे हम उदाहरण देना चाहूंगा, एक कॉपी भर लेते हैं, फिर हम मांगते हैं सप्लीमेंट्री कॉपी मांगते हैं। तो वो सप्लीमेंट्री कॉपी जो हम मांगते हैं वो किसके रूप में मांगते हैं? पूरक के रूप में। तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है? कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट का यूज यहाँ पर पूरक के रूप में हो रहा है। आगे मैं आपको बताऊंगा एज अ सब्जेक्ट के रूप में मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा। जैसे सब्जेक्ट के रूप में मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा, जैसे शांतिपूर्वक रहना आसान नहीं है। शांति, एग्जांपल देता हूं मैं, ये अभी हम एज अ सब्जेक्ट के रूप में पढ़ रहे हैं। शांतिपूर्वक रहना आसान
नहीं। ठीक है, ये मैंने आपको मैंने एक एग्जांपल लिखा, मैंने आपको एक एग्जांपल लिखा। जैसे मैंने आपसे बोला, अब मैं एज अ सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आपको पहले सब्जेक्ट के बारे में ही बताऊंगा, सब्जेक्ट का एग्जांपल बताऊंगा। इसलिए मैंने अब 3 आपको रफ कर दिए, जिससे कि आप कई बच्चे होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर किसका एग्जांपल लिख रहे हैं। इसलिए मैंने बाद बाकी की जब 3 के बारे में डिफाइन करूंगा तो मैं तीनों के बारे में लिखूंगा। तो अभी मैं आपको जैसे बताना चाहूंगा, शांतिपूर्वक रहना आसान नहीं है। ठीक है, ये मैंने इसकी हिंदी लिखी। अब आप बोलेंगे सर कि ये तो ठीक है, हम बात पढ़ रहे हैं, पर आप हमें ये बताइए, तो मैंने यहाँ पर जैसे मैंने आपसे पूछना चाहूँ, एज सब्जेक्ट मैंने एज अ सब्जेक्ट के रूप में लिखा है। अब मैं यहाँ पर टू का यूज कैसे करूंगा? सभी के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा जो देख रहे हैं कि भाई सर अब टू का यूज कैसे करेंगे, टू प्लस इन्फिनेटिव का यूज चाहिए। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ कि हम टू का यूज कैसे करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है शांतिपूर्वक रहना आसान नहीं है, तो यहाँ पर मैं लगाऊंगा सबसे पहले टू। ठीक है, जो कि हमारे इन्फिनेटिव में आता है टू लिव। अब रहना, ठीक है, रहना होता है अपना लिव। मैंने बताया रहना, उठना, बैठना, चलना फिरना, गाना, सोना, रोना, धोना, ये सभी जहां भी आ जा, ये हमारे क्या रहते हैं, वर्ब, क्रिया का काम करेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लगा टू लिव, टू लिव लिख दिया मैंने। अब आगे देखो, टू लिव, अब शांतिपूर्वक। शांतिपूर्वक क्या होता है? शांत माने भाई शांति हो, पीस। आप शांतिपूर्वक बोला है, हम इसको बनाए पीसफुली। टू लिव पीसफुली इज नॉट इजी। ठीक है, इज नॉट, क्योंकि भाई नेगेटिव वाक्य है। ठीक है, और आसान नहीं है, सभी जानते हैं, इजी, टफ है कि नहीं। तो यहाँ पर हमारा वाक्य, अब देखो, अब अपन इसको थोड़ा सा डिफाइन करना चाहूंगा मैं। देखो टू लिव, टू लिव यहाँ पर मेरा क्या यूज हो गया? एज अ इन्फिनेटिव। क्या यूज हो गया? एज अ इन्फिनेटिव, DIV। ठीक है, ये पीसफुली। ठीक है, इज यहाँ पर एज अ मेरा हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है। क्या यूज हुआ है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जानते हैं जैसे आप, इज, MR होती है कि नहीं होती? जैसे डू, डज, डिड। ठीक है, हैज, हैव होती है, वॉज, वर, हैड। ठीक है, ये सभी क्या होती है? हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है। जैसे विल है, होती है कि नहीं होती? विल है, शेल है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? नॉट हो गया, नेगेटिव सेंटेंस है, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। हो गया कि नहीं होगा? हमारा देखो, आप इसमें आपको कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मैंने पूरे वाक्य को तोड़ के बता दिया, आपको टुकड़े करके बताया। टू लिव जैसे रहना, तो क्या हो गया हमारा? इन्फिनेटिव का यूज हो गया हमारा, पीसफुली एज सब्जेक्ट का यूज हो गया। इसके बाद में ये क्या हमारा हो गया? एज अ हेल्पिंग वर्ब का यूज हो गया। नॉट, नेगेटिव सेंस में, वाक्य हमारा नकारात्मक है, नॉट का यूज हो गया, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट का यूज हो गया। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं। अब हम इसको हम दूसरी तरीके से भी बना सकते हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, इसको हम दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने अगला वाक्य लिखा, इसी वाक्य को मैं अगले तरीके से भी लिखूंगा, आपको बताना चाहूंगा आपको। वही मैंने लिखा है, ऊपर भी वही लिखा है, शांतिपूर्वक रहना आसान नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहूंगा, देखो आगे देखते हैं। अब जैसे मैंने वही लिखा, अब आप पूछेंगे, डाउट सभी के मन में आएगा, सर आपने ऊपर भी वही लिखा है, नीचे भी वही लिखा है, वाई। अब मैं आपको इसको बताना चाहूंगा कि मैंने क्यों लिखा है। आगे देखते हैं हम। देखो, इट is not easy to live peaceful। अब आप पूछेंगे, डाउट सभी के मन में आएगा कि सर इसमें और इसमें अंतर क्या है? इस वाले वाक्य में और इस वाले वाक्य में, दोनों वाक्यों में हमारे में अंतर क्या है? तो मैं आपको अंतर बताऊंगा। अंतर ज़्यादा कोई नहीं है, वाक्य अर्थ ये भी सही है हमारा और वाक्य ये भी हमारा, दोनों ही सही है इंग्लिश। देखो, मैंने इसको इट से बनाया, यहाँ पर इट को मैंने ऐसा यहाँ पर सब्जेक्ट रखा है। ठीक है,
इसको मैंने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब रखा है, ठीक है। नॉट जैसे कि मैंने बताया क्योंकि नेगेटिव वाक्य नकारात्मक वाक्य, तो यहाँ पर इसलिए मैंने नॉट का यूज किया। इजी, ठीक है, माने आसान, आप सभी जानते हैं। टू लेट, मुख्य बात हमें जिससे मतलब है, हमें इनसे किसी से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ ये कैच करना है। जैसे मान के चलिए फाइंड द एरर में आ गया, जैसे मैंने आपको बोला, सॉरी एरर मैंने गलत बोला, मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर। जैसे मैंने फाइंड द इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव में आ गया जैसा कि हमें फाइंड द इन्फिनेटिव, ठीक है, इन्फिनेटिव को ढूंढो। तो अब यहाँ पे हमें सिर्फ किसको पकड़ना, हमें सबसे पहले पढ़ना वर्ब को, कि हमारी वर्ब कहाँ है। तो हम समझ गए कि ये हमारी क्या है, वर्ब है। और आगे क्या लगा हमारा टू, तो ये हमने इन्फिनेटिव को पकड़ लिया, तो ये हमारा क्या हो गया, इन्फिनेटिव, हमने इन्फिनेटिव को खोल लिया। और ये मेरा पीछे ऑब्जेक्ट हो गया। तो जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, ये मेरा सब्जेक्ट हो गया, ये मेरी हेल्पिंग वर्ब हो गई, एज एम आर, जैसे मैंने आपको बताया, और भी हेल्पिंग वर्ब बताया। ये मेरा नेगेटिव सेंटेंस है, तो नॉट हो गया। इजी रहना मैंने आपको बताया, इजी माने आसान, मेरा टू लिव, इन्फिनेटिव, पीसफुल, ठीक है। आगे हम देखते हैं, आगे हम चलते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, जैसा कि आज हमने पढ़ा इन्फिनेटिव के बारे में, इन्फिनेटिव के बारे में मैंने आपको बताया क्या होता है सारी चीज, और एज अ सब्जेक्ट के बारे में मैंने आपको आज एग्जांपल दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम टू प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इन्फिनेटिव फॉर्म फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके आगे का पार्ट मैं आपको एज अ ऑब्जेक्ट के रूप में, एज अ प्रीपोजिशन के रूप में और एज अ कॉम्प्लीमेंट के रूप में मैं आपको आगे के पार्ट में कंटिन्यू करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।